हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द फाइनल थिंग विच वी हैव टू स्टडी बिफोर वी स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो तीन चीजों के बीच में रिलेशन होता है, इंटरनल एनर्जी, क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू मतलब हीट एंड डब्ल्यू मतलब वर्क। तो डब्ल्यू और क्यू के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि वो क्या होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जल्दी से समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है और उसे कैसे डिफाइन किया जाता है और उसके बारे में कुछ और चीजें। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से या फिर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या है इंटरनल एनर्जी? देखो, संसार की जो भी टोटल एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी है, उसे हम लोग ब्रॉडली दो टाइप से देख सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, या उसको इंटरप्रेट दो तरह से किया जा सकता है। एक तो होती है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, ठीक है, एक है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, और दूसरी है द माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा एंड माइक्रो वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है बहुत छोटा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जो भी संसार की, ब्रह्मांड की जो भी टोटल एनर्जी है, उसे ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, या दो टाइप्स की हो सकती है। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी बेसिकली होती है द पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल। ठीक है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल। और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इट इज द पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पी और के ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज। अब क्या मतलब है इन बातों का और हम यहाँ पे किस टाइप की एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये वाली जो एनर्जीज हैं, इनको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई में इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि हमारे पास लेट से एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मान लो बच्चों एक बार के लिए कि कोई गैस भरी हुई है, राइट। अच्छा, इस कंटेनर का मास है m एंड लेट से ये v स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम लोग जैसे फिजिक्स में काम करते हैं कि भाई अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो हम फिजिक्स में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख देते हैं। या एक बार के लिए मान लो कि हमने इसको h हाइट से ऊपर उठा दिया, h हाइट से इसे असेंड करवाया, तो हम लोग बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर mgh हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं PE और KE ऑफ द सिस्टम एज अ होल बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये वो वाली एनर्जीज हैं, ये वाली पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जीज हैं जो आप फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में कैलकुलेट करते हो। ठीक है, मतलब ब्लॉक ऑफ मास m मूव कर रहा है या कोई कंटेनर है वो मूव कर रहा है, उसको उठा दिए, तो दिस इज द पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल। लेकिन आपको ये बात समझना है कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है, उस गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। भाई मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो बड़े सारे पार्टिकल्स होंगे। और वो जो बड़े सारे पार्टिकल्स होंगे उनका अपना मोशन हो रहा होगा, उनकी अपनी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जीज होंगी। ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस वजह से कुछ एनर्जी होगी। तो क्या ये सारी एनर्जी जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जो हमें बाहर से दिख नहीं रहे हैं, फील नहीं हो रहे हैं, क्या ये सब एनर्जीज इसमें शामिल हैं? नो। इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल है, मतलब ये वो वाली एनर्जी है जो तुम्हें दिख रही है, फील हो रही है। लेकिन अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अंदर भी तो बहुत अलग 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 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। तो वो सब जो अलग 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 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जो हमें फील नहीं हो रहे हैं,
उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। एंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, from thermodynamics point of view, all microscopic energies are considered as इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितने भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उन्हें ही हम लोग आज के बाद बोलेंगे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब समथिंग विच इज इंटरनल टू द सिस्टम, समथिंग विच इज नॉट ऑब्वियस, समथिंग विच इज नॉट विजिबल, जो दिख नहीं रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और उसे हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं यू से या फिर ई से। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगर ई के बारे में कुछ और चर्चा करें तो यू में या ई में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कौन सी एनर्जी है। तो अगर मैं कुछ एनर्जीज के उनमें से नाम लिखूं तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। भाई ये सब जो भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, गैस के होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लिक्विड होगा तो कुछ कम होगा, सॉलिड होगा तो काफी कम होगा। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट तो करती हैं थोड़ा मोड़ा, ऐसा नहीं बिल्कुल रुके हुए होते हैं। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका कुछ मोशन हो रहा होगा, तो मोशन हो रहा होगा तो इनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी शामिल है, तो एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी नाना प्रकार की हो सकती है। जैसे एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनके मोशंस तीन टाइप के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि आपके पास एक H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक तो ये स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इधर उधर मूव कर रहा है, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मोशन। तो उससे एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने के ट्रांजिशनल बोला है। फिर इसका कुछ रोटेशन वगैरह भी हो सकता है, ये स्पेस में चल भी रहा है और ऐसे 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 रोटेट भी करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज रोटेशनल मोशन। तो उस वाली एनर्जी को मैंने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बोला है। प्लस साथ ही साथ आपको ये समझना है कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को सोचो एक स्प्रिंग लगी हुई है, इस तरह से इसको विजुलाइज करो। तो उस स्प्रिंग के अबाउट मतलब चल भी रहा है, स्पेस में घूम भी रहा है और स्प्रिंग के अबाउट वाइब्रेट भी करता जा रहा है, तो दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। तो तीन तरह के मोशन हो सकते हैं, केई ट्रांस, केई रोटेशनल प्लस केई वाइब्रेशनल। तीनों से एसोसिएटेड अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। इस वाइब्रेशनल वाले मोशन को हमको जेई के कोर्स में कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ही एक्टिव होता है, बट इसके बारे में मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है ना भाई। आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बट इन जनरल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी। वो दूर दूर आ रहे हैं या वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो अगला फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड और जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, उनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो उसको मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देता हूं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। न्यूक्लियस में सारे पार्टिकल्स जो है टाइटली बाउंड है ना, टाइटली बाइंड है सारे पार्टिकल्स, तो न्यूक्लियस की भी कुछ एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसे सोच सकते हो। प्लस कुछ बॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, तो बॉन्ड्स की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड या सिंपली बॉन्ड एनर्जी, इसकी जगह भी हम लोग लिख सकते थे न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं माइक्रोस्कोपिक जो एक सिस्टम में हो सकती हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है। इनफैक्ट
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये भी बोला था कि जो मास है वो भी एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक बड़ी मशहूर इक्वेशन भी है, हो सकता है मतलब हो सकता है कि आपने सुनी होगी, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो मास को भी एनर्जी बोलते थे, तो इस सिस्टम का कुछ मास होगा और उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्विवेलेंट हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो इस वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जो मास है वो भी एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जो भी सिस्टम का मास होगा उसे भी तुम एनर्जी की तरह ट्रीट कर सकते हो, प्लस रिलेटिविस्टिक एनर्जी प्लस डॉट 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 और भी अननोन कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हो सकता है आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए। ठीक है, तो इन सब का सम टोटल इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्लस डॉट 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 मतलब जो अननोन है, जरूरी थोड़ी ना हमको सब पता चल गया। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं, द सम टोटल को हम लोग बोलते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहां से हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u cannot be calculated। ठीक है, हम लोग u की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, ये हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं पूछूं सिस्टम में इसका u कितना है तो यू विल से सर नो आंसर, इतने सारे फॉर्म्स हैं इसमें अननोन भी हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और एक बात लिखें तो u इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, u एक स्टेट फंक्शन है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। भाई बड़ी लाजमी सी बात है कि अगर इंटरनल एनर्जी में इतनी सारी एनर्जीज हैं तो आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लोगे उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, पहली बात। और ये सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम किस गिवन स्टेट में है, उसी के हिसाब से उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये एक स्टेट फंक्शन होता है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि चेंज इन u, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें डेल्टा u से, कैन बी कैलकुलेटेड। हम लोग इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट मोर। और इनफैक्ट जब हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे तो डेल्टा यू निकालते समय हम लोग एक बात का ये ध्यान रखें कि ये सब जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, जैसे रिलेटिविस्टिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसके बारे में आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी में आएगा। तो वो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बहुत टाइटली बाइंडिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सब जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, these are very large forms of energy, these are very large forms of energy, and in ordinary thermodynamic processes इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जैसे कंटेनर में गैस है, ठीक है, उस गैस को गर्म कर दो, ठंडा कर दो, एक्सपैंड करा दो, कॉन्ट्रैक्ट करा दो, तो ये सब काम जब तुम कर रहे हो तो उससे किस में चेंज आ रहा है बच्चों, उससे चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, गर्म ठंडा करने पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, उससे न्यूक्लियस का थोड़ी ना एक्सपेंशन हो रहा है। भाई तुम गैस को एक्सपेंड कराते हो उसका न्यूक्लियस थोड़ी ना बड़ा हो जाता है या बॉन्ड्स थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डिनरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम चाहे इसकी बात करें, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चाहे रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करें, तो दीज आर ऑल वेरी वेरी लार्ज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दे डू नॉट चेंज इन सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। भाई न्यूक्लियर एनर्जी तब इन्वॉल्व होती है
जब न्यूक्लियर बम बने, विस्फोट हो, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हमें एटम बम में तो थर्मोडायनेमिक्स लगाना नहीं है, हमें सिंपल प्रोसेसेस के लिए बात करनी है। गैस को गर्म ठंडा, है ना, सॉलिड पिघल गया, लिक्विड उबल गया, इस टाइप के प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, that can just be thought of as the change in kinetic energy plus the change in potential energy. ये है डेल्टा U, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनके बीच की दूरी चेंज होगी, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल एनर्जी के चेंज को सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक। और इस लिहाज से अगर सोचें तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को सोच सकते हैं एज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, या फिर इंटरनल एनर्जी को सोच सकते हैं एज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। भाई प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर वाला जो टर्म है वो तो डिनोट कर रहा है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। और तुम प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करोगे, भाई तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच की दूरी को या तो घटाओ या तो बढ़ाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा सिस्टम का। वॉल्यूम चेंज करने के लिए प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचो कि या तो, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, वॉल्यूम और प्रेशर, तो इंटरनल एनर्जी को आप एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम सोच सकते हो, या एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर सोच सकते हो इन जनरल, राइट। इन जनरल ऐसा बोला जा सकता है। बट इफ द सिस्टम इज एन आइडियल गैस, जो कि ज्यादातर केसेस में होगा, ठीक है, 90% पढ़ाई हम लोग को आइडियल गैस की करनी है। अगर सिस्टम आइडियल गैस है तो बच्चों याद करो, मैंने गैसीय स्टेट के चैप्टर में आइडियल गैस के बारे में क्या बताया था। आइडियल गैस के बारे में मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो। आइडियल गैस में किसी प्रकार का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो दो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे के पास आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक और बहुत यूनिक चीज आ गई, और वो यूनिक चीज क्या आई कि ये डेल्टा पी वाला टर्म भी जीरो हो गया। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, अज्यूमिंग जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल एनर्जी में भी, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स आउट टू बी डेल्टा के ओनली। यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी अगर चेंज करनी है तो एकमात्र तरीका है कि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज करो। और काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है, हमने अगेन गैसीय स्टेट में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो इस बात से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, दिस इज द थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस, कि उसकी इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इन जनरल इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ वॉल्यूम। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए
तुम्हें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज हो। इज दिस क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और इसी को थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। तो इनफैक्ट अगर कभी आपको कोई इस टाइप की बात पूछे, लेट्स से कि आपको बोला जाए कि भाई चलो बताओ कि फॉर एन आइडियल गैस what is the value of del u by del v at constant t? ठीक है, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो। या किसी ने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे जीरो। ठीक है, अब जिनका मैथमेटिक्स में हाथ थोड़ा तंग है उनको ये बात नहीं समझ में आएगी सर क्या लिख दिया आप ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका क्या मतलब है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन वॉल्यूम एट टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके तुम आइडियल गैस का वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन आएगा? भाई टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन है ना। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके आइडियल गैस का आप वॉल्यूम चेंज करो तो भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो जीरो है। और टेम्परेचर कांस्टेंट करके आप आइडियल गैस का प्रेशर चेंज करो तो भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आपको और बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो कभी भी अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है कि भाई पहले एक को कांस्टेंट मानो दूसरे के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानो पहले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इस तरह से आप जानते हो। ठीक है, तो मुझे डी यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो डी यू को मैं लिख सकता हूं। पहले क्या करता हूं कि मैं लेट से वॉल्यूम को, या पहले लेट से हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर हम लोग मानेंगे तो अब हम लोग इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी ये फंक्शन होगा इस फंक्शन को वी विल डिफरेंशिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के। तो मैंने लिखा डेल यू बाय डेल टी। डेल इसलिए लगाया क्योंकि मैं सिर्फ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट माना है। तो डेल यू बाय डेल टी v और इधर लगा दिए dt, तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट मान के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। प्लस अब क्या करें, अब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने लिखा डेल यू बाय डेल वी, ये इसका डेरिवेटिव इस तरह से बनेगा। ठीक है, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इनटू डीवी। ठीक है, तो ये हमने इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला डी यू। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रहे कि दिस इज अ यूनिवर्सल इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू है, ये ऐसा थोड़ी ना कि मैंने आइडियल गैस के लिए डिराइव करी है। भाई ये वाला रिलेशन तो हमेशा ट्रू है, ये तो इन जनरल बात है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आइडियल गैस होता है तो ये वॉल्यूम वाला टर्म आप यहां से हटा देते हो, बट ये तो इन जनरल बात है, तो इसी को मैंने मैथमेटिकली डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये वाला टर्म हमेशा ट्रू है। ठीक है, अच्छा अब आप एक ध्यान की बात समझो, काम की बात क्या है कि अगर इस वाले टर्म को एनालाइज करो, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है इस टर्म की यूनिट प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे? भाई देखो ये डी है, डी क्या है? इंटरनल एनर्जी। एसआई यूनिट क्या होती है उसकी? जूल। ठीक है, एसआई यूनिट जूल है। अच्छा ये अगर जूल है तो इसकी भी ओवरऑल यूनिट जूल आनी चाहिए और इसकी भी ओवरऑल यूनिट जूल आनी चाहिए। जो चीजें जोड़ रहे हो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है? डीवी। तो डीवी की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, डीवी मतलब वॉल्यूम चेंज, तो एसआई यूनिट मीटर क्यूब है। तो भाई प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जूल होता है ना, आपने पहले भी देखा है। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये न्यूटन मीटर आ जाएगा।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हरा वाला टर्म लिखा हुआ है, इस हरे वाले टर्म की वैल्यू जो ग्रीन सर्किल में है, उसकी उसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी विल हैव द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसको कॉपी में लिख लो, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, विल हैव द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और इस क्वांटिटी को हम लोग एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाई टी, वेयर पाई टी रिप्रेजेंट्स, इसका एक नाम भी है इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। वैसे अपने आप में ये काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, हमें जरूरत नहीं है उसकी, है ना। तो जितनी जरूरत है उतना मैं बस आपको बता रहा हूं। तो इस टर्म को हम लोग पाई टी बोलते हैं। पाई टी क्या होता है? पाई टी रिप्रेजेंट्स इंटरनल प्रेशर, इसको नाम एक दे दिए। और अगर आपसे कोई पूछे कभी कि व्हाट इज द पाई टी फॉर एन आइडियल गैस, द इंटरनल प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस, तो बच्चों आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा जीरो। द इंटरनल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। मैंने यहां पे साबित किया है भाई। ये क्या लिखा है? डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो है ना, इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू जीरो, तो मैंने इसको उठा के जीरो पुट कर दिया। और यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आई कि ये तो इन जनरल इक्वेशन थी, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस के लिए ये वाला टर्म जीरो हो चुका है। आइडियल गैस के लिए अगर बात की जाए तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास डी यू की वैल्यू आई डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी। ठीक है, अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका भी बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। क्या? ये जैसे ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको इस बात का और एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास ये आ रहा है कि आइडियल गैस के लिए हम लोग डी को, आइडियल गैस, वैसे आपने फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स एक बार पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा मोड़ा बता सकता हूं आपको अभी, लेकिन अगर अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, फर्स्ट लॉ में इसको और विजुअलाइज करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये टर्म जीरो हो गया, तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास डी यू इज इक्वल्स टू दिस आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये टर्म इज नथिंग बट सीवी, है ना। इसकी यूनिट अगर सोचो तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए भाई? इसकी यूनिट जूल आई थी, यहां पे लिखा होगा टेम्परेचर, केल्विन में मान लो लिखा हुआ है, तो इसकी यूनिट जूल पर केल्विन होनी चाहिए। और जूल पर, मतलब इस वाले टर्म की जो ग्रीन सर्किल में है, और जूल पर केल्विन किसकी यूनिट होती है? हीट कैपेसिटी की। जूल पर केल्विन, भाई हीट कैपेसिटी आपको बताया था मैंने, हीट कैपेसिटी क्या था? डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू है जूल और डी टी है केल्विन। तो इस टर्म की यूनिट जूल पर केल्विन होती है। इनफैक्ट ये जो टर्म लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ये सीवी है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं अगर, तो ये जो टर्म हमारे सामने लिखा हुआ है, दिस टर्म इज नथिंग बट सीवी। तो आइडियल गैस के लिए हम लोग डी को, ये चीज सीवी लिखी हुई है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग डी को लिख सकते हैं, सीवी इंटू डी टी। ठीक है, आइडियल गैस के लिए डी को सीवी इंटू डी टी लिख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इस बात को और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको और आगे विजुलाइज करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस मतलब चाहे कैसा भी प्रोसेस हो रहा हो। देखो अभी मैंने यहां पर ये जो इक्वेशन डिराइव की, एक जनरल इक्वेशन है ना, इसमें कहीं भी मैंने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये सब तो भी नाम ही नहीं लिए। अभी तो बस इंटरनल एनर्जी का मतलब आपको समझाया है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए जो पाई टी वाला टर्म था जीरो हो गया, तो ये आ गया। और ये चीज, अच्छा सिर्फ आइडियल गैस के लिए हुआ ऐसा, क्योंकि कोई और सिस्टम होता, जैसे मान लो रियल गैस होती या सॉलिड होता या लिक्विड होता, तब इसको जीरो थोड़ी ना बोल सकते थे। आइडियल गैस है तभी बोल पाए हो, और आइडियल गैस है, इसको जीरो कर दिए, वो होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है।
तो ये चीज बन गई CV, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो du इज इक्वल टू CV इंटू dt आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, हमेशा लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो रहा हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे जैसा प्रोसेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस du इज इक्वल टू CV dt, या फिर अगर मोलर वाला दिया हुआ है तो n इंटू CV मोलर इंटू dt। भाई CV अगर मोलर वाला लोगे तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको और अलग अलग तरीकों से मैं आपको समझाता रहूंगा, बट फाइनली अगर आपको बात इतनी सी याद भी रह जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस du कैन बी रिटन एज CV dt और n इंटू CVm इंटू dt। फॉर द टाइमिंग इसको ध्यान रखिए, इसका और विजुअलाइजेशन वी विल डिस्कस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।